नमस्कार दोस्तों, एशियन न्यूज की खास पेशकश संतुलन का समीकरण यानी कि बैलेंस इक्वेशन में आपका स्वागत है। हम आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आप सबके साथ विमर्श करने वाले हैं। इस विमर्श में हमारे साथ जो लोग यहाँ जुड़े हैं, इसके अलावा हमने देश भर के बहुत सारे महत्वपूर्ण लोगों से भी बातचीत की है और इस कार्यक्रम में उनकी भी जो विचार हैं वो समाहित होंगे। याद है, हम बचपन में थे तो अलसी का तेल खाते थे, बाद में इतना मार्केटिंग हुआ कि फल्ली का तेल आया, फिर रिफाइंड आया। आजकल राइस का तेल जो है बहुत मार्केट में है। आजकल एक नमक आया है कि अगर आप पहले टाटा का नमक नहीं खाएंगे तो आपको लगता था कि आप हेल्दी नहीं है। अब एक नए तरह के नमक का विज्ञापन आता है कि ये नमक है कि आपके यहाँ। तो बाजार किस तरह से चीज़ों को निर्मित करता है ये भी कई बार होता है। और जिसके पास बड़ी पूंजी नहीं है, जो छोटा स्टार्टअप करता है, उसके पास यदि प्रचार के लिए बहुत पैसा नहीं है तो बहुत अच्छी चीज़ भी बना रहा हो पर वो नहीं होता। कभी कभी सरकार किसी चीज़ में रुचि लेती है तो मालूम पड़ता है कि हमारे राज्य के बहुत सारे अफसर नेता सब बासी खा रहे थे और फेसबुक पे फोटो भी लगा रहे थे, क्योंकि वो एक सरकार ने कहा कि इसको भी जो है ये भी एक बड़ी पावरफुल चीज़ है। वो गरीबों का खाना था, गरीब लोग खाते थे और स्वाद से खाते थे, छत्तीसगढ़ के लोग खाते थे, पर उसको बाद में बना। तो ये कई चीज़ें ऐसी होती कि कहाँ से उसको सपोर्ट मिलता है और किस तरह से आप नए खोज में बताते हैं। इसमें मुझे लगता है कि जो नए तरह का इसमें रिसर्च होता है वो भी एक बड़ा रोल प्ले करता है कि आप जो कुछ आपके आजू बाजू है उसकी वैल्यू कितनी आप करते हैं। तो अभी हमारे साथ सुधा वर्मा जी हैं, राजनांदगांव से आई हैं। मैं सुधा जी आपसे चाहूँगा कि आप भी अपनी बात करें। बिलोंग टू वेरी स्मॉल विलेज। मेरे पापा एक किसान ही हैं, राइट, बट फ्रॉम लास्ट 13-14 ईयर्स आई एम सेटल्ड इन दिल्ली। बट आफ्टर रियलाइजिंग कि मेरा लाइफ है जो कि मैं हस्बैंड के पीछे पीछे ना जाऊं करके, फिर मुझे रियलाइजेशन हुआ, देन आई टुक अ डिसीजन कि मुझे भी एक स्टार्टअप या कुछ स्टार्ट करना है, राइट। सुधा जी, मैं एक बार रोकता हूँ, ये हर भारतीय स्त्री का धर्म है कि अपने पति के पीछे पीछे जाए। नहीं, ठीक है। आफ्टर स्पेंडिंग वेरी लॉन्ग टाइम आई स्टार्टेड दिस थिंग, नो, सो बेबीज एंड ऑल। तो ये हाँ, स्टार्टअप, हाँ, तो स्टार्टअप तभी भी आया भी तभी 2016 में था, राइट। तो मैंने वहाँ से जैसे कि मुझसे पहले वो मैम है जो बैठे, उन्होंने बोला था कि फीमेल्स और आई थिंक सोसाइटी में और भी लोग हैं, उन्हें ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, राइट। तो ये सही भी है क्योंकि आई वॉज इन दिल्ली बट मुझे नहीं पता था कि हाउ कैन आई स्टार्ट माई स्टार्टअप, राइट। दैट टाइम दिस स्कीम हैज़ लॉन्च्ड रिसेंटली और बहुत लोग हैं थे जो लोग ये बात करते हैं स्टार्टअप में आप ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो आई थॉट कि हाँ, मुझे भी ये करना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि छत्तीसगढ़ इज़ माई नेटिव प्लेस, मुझे यहीं से करना चाहिए। तो डेफिनेटली मेरी फैमिली ने सपोर्ट करा। तो आई गॉट अ लैंड, देन आई एस्टैब्लिश्ड माई ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हियर इन छत्तीसगढ़, राजनांदगांव। तो स्टार्टअप से तो काफ़ी चीज़ें मुझे समझ में आई। अभी भी मैं सीख रही हूँ बिकॉज आई एम नॉट दैट मच फाइनेंशियली एजुकेटेड, लाइक कि फाइनेंशियल टर्म्स में क्या होता है। बट हाँ, टैक्स बेनिफिट्स हैं इसमें डेफिनेटली, एंड दैट इज़ हेल्पिंग मेनी स्टार्टअप्स, राइट। एंड ये बहुत अच्छा स्कीम है कि आपको ये सिंप्लीफाई करता है आपके रेगुलेटरीज को, है जो भी बिजनेस आप रन कर रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टर्म्स होते हैं कि हमें तो समझ में भी नहीं आता कि जीएसटी क्या थी और क्या था टैक्सेशन एंड ऑल, आप कैसे सेविंग कर सकते हैं। कभी भी हम सीए जैसे लोगों के पास पहुँचते तो वो कहते हैं मैडम गो फॉर दिस स्कीम, यू विल गेट 35% सब्सिडी। तो ठीक है, बट हाउ, कैसे रन कैसे करना है, आगे सस्टेनेबिलिटी कैसे आएगी। तो देयर आर लॉट ऑफ इंक्यूबेशन सेंटर्स ऑल्सो, राइट, दे आर हेल्पिंग वेरी वेल। इनके जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो गाइड करते हैं, CAs हैं, तो दे आर द मेजर पर्सन्स, राइट, इन दिस सोसाइटी, नॉट इन ओनली छत्तीसगढ़। आप कहीं पे भी चले जाएं पर थ्रू आउट द इंडिया। और कोई बाहर की भी बात कर रहे थे कि बाहर में भी फंडिंग हो रही है, आप उसको कैसे स्टार्टअप कर सकते, बट सम हाउ यू आर हेल्पिंग योर कंट्री, योर सोसाइटी इन योर इकोनॉमिक ग्रोथ में, राइट। तो आपको, मुझे लगता है गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स है उसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारी स्कूलिंग बहुत अलग अलग जगह से हुई है। हमने कुछ और लिया हुआ है सब्जेक्ट और फिर हम जाकर स्टार्टअप सोच रहे हैं। बट येस, अगेन इट्स अ वेरी गुड थिंग टू आप इसको अपना एक इनोवेशन है, आपके पास कोई सोच है, थोड़ी सी आपके पास कुछ आइडिया है। सपोज अगर एग्रीकल्चर से, जैसे मैम ने बोला कि एग्री का कुछ करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट यू आर गेटिंग सम सोर्स कि आप यहाँ से यू कैन स्टार्ट एंड यू आर गेटिंग 3 years टैक्स रिलैक्सेशन, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और फीमेल एंटरप्रेन्योर्स को तो काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, बहुत सारे रिलैक्सेशंस हैं। तो डेफिनेटली हाँ, और गवर्नमेंट का
भी बहुत मेजर रोल होता है। कभी गवर्नमेंट आती है तो डेफिनेटली वो अपने स्कीम्स को ग्लोरीफाई करती है, चेंज होता है कि गवर्नमेंट तो वो फिर अपने नए कुछ लाती है। तो ठीक है, पास्ट गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छा किया, बिकॉज आई एम रनिंग NGOs ऑल्सो एंड अदर सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ मैं काम कर रही हूँ। तो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक साइलेंट फाइनेंशियल रेवोल्यूशन चल रहा है, जिसमें हर एक घर की जो महिलाएं होती हैं जो गोबर का कचरा करती होती है, उन्होंने भी बहुत पैसे इकट्ठे करके रखे हुए हैं, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करा हुआ है। सो दैट इज़ अ स्लो रेवोल्यूशन, बट हाँ, आने वाले टाइम पे काफ़ी पावरफुली ये लोग बाहर आएंगे, क्योंकि इनका एक सिस्टम बहुत अच्छा है जो वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ दे आर इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल द सिस्टम। तो स्टार्टअप में संतुलन लाइक गवर्नमेंट की स्कीम है, बट वॉट यू आर डूइंग, जैसे मैम ने कहा ना कि आपको अपनी बेबी को नर्चर करना है, दैट काइंड ऑफ टाइम, मनी, एफर्ट, यू हैव टू इन्वेस्ट इन दैट। सो थैंक यू। तो ये जो हमारे छत्तीसगढ़ में या पूरे देश में महिला सशक्तिकरण के लिए जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने, जो स्व सहायता समूह बने, उन्होंने महिलाओं के जीवन में काफ़ी तब्दीली लाई और बहुत छोटी छोटी ग्राम्य जैसी योजनाएं आई थी पहले, कि जिसमें जो सब्जी बेचने वाली जिसको 500 या 1000 रुपये चाहिए होते थे, पर भी वो साहूकार के पास जाती थी और फिर वो ब्याज पे पैसे देता था। बाद में सरकार को समझ में आया कि ये बहुत छोटे छोटे पैसे भी जो हैं ये इनकी ज़िंदगी में तब्दीली ला सकते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारे राज्य में 2 महिलाएं जिनको पद्मश्री मिली है, वो उन्होंने सेल्फ हेल्प ग्रुप या स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को इकट्ठा किया। सरकारी क्षेत्र में महिलाओं के लिए क्या कुछ हो रहा है, किस तरह से जो है, अगर हम कहें कि स्टार्टअप किस तरह से काम कर रहा है, तो मेरे साथ मेरी सहयोगी आमना मीर जो हैं वो यहाँ हैं। थैंक यू सो मच एशियन न्यूज़ का और ख़ासकर सुभाष सर का। जब हम बात कर रहे थे अच्छे मेंटर्स की ज़रूरत होती है, तो सुभाष सर छत्तीसगढ़ के बहुत चुनिंदा लोगों में से जो बहुत अच्छे से मेंटर करते हैं। आप उनके पास चले जाइए, कभी ऐसा नहीं होगा कि आप खाली हाथ उनके पास से लौटेंगे। अब एक सरकारी सिस्टम में भी हमने काम किया है, तो देखिए हर सरकार का एक विज़न होता है। पुराने सरकार का विज़न था कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, उन्होंने अपने तरीके से काम किया, ये सरकार अपने तरीके से काम कर रही है। आप सभी ने देखा होगा बजट, यदि आपको याद है तो इस बार का बजट है ज्ञान आधारित, युवा और एन से है नारी। तो काफ़ी कुछ फोकस स्टार्टअप्स पे भी है, शुरू भी हो गया है, रायपुर में बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हो गए हैं, और जिसमें ज़्यादा फोकस हम युवाओं पे कर रहे हैं और विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए भी बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं। पिछली सरकार में भी ऐसे जो स्व सहायता समूह की बात सुधा बता रही थी, हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब हम सुनते हैं कि जशपुर के एक स्व सहायता समूह ने 2 करोड़ रुपए का बिजनेस कर लिया। ये छोटी छोटी चीज़ें बना के, लड्डू बना के, रागी का आटा बना के, चाय करके, तो ये भी छोटे छोटे स्टार्टअप्स हैं। तो स्कोप बहुत है। अब जैसे आज का विषय है कितना स्टार्ट कितना ठप, तो मैं तो ये कहना चाहूँगी, तो स्टार्टअप 2016 में शुरू हुआ था, बहुत कम समय मिला, सरकार बीच में बदल गई, बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रायोरिटी बदल जाती है, फिर 3 से 4 साल तो कोविड का ही असर रहा। तो मुझे लगता है स्टार्टअप तो अप ही अप है, बहुत स्कोप है, छत्तीसगढ़ में इतने रिसोर्सेज हैं। और इस साल का जो बजट मैंने देखा है, बहुत उसमें इंक्यूबेशन सेंटर बन रहे हैं, नया रायपुर एक हब है, बहुत सारे सिटीज़ में युवाओं के लिए इंक्यूबेशन सेंटर के साथ साथ उनको नर्चर एज अ एंटरप्रेन्योर नर्चर करने के लिए भी बहुत सारी स्कीम्स की शुरुआत होने वाली है। और हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है, जो स्टार्टअप इंडिया के वक्त जो कलेक्टर हुआ करते थे हमारे OP चौधरी सर, वो फाइनेंस मिनिस्टर है, तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत कुछ आगे होने वाला है। मैं इसलिए तारीफ नहीं कर रही हूँ क्योंकि बहुत मैं विभाग में हूँ या जिसलिए, मुझे लगता है कि एक विज़न है उनका। और उस वक्त भी, आज से 10 साल पहले भी हमने देखा था, छत्तीसगढ़ को बहुत सारे अवार्ड्स मिले थे, दंतेवाड़ा को अवार्ड्स मिले थे, रायपुर को अवार्ड्स मिले थे। तो ये दौर फिर से शुरू होने वाला है, क्योंकि एक विजनरी व्यक्ति की आवश्यकता होती है। और मुझे लगता है कि हमारे युवा बहुत अच्छा करेंगे, लड़कियां आगे आ रही, शैली और आदर्श इतनी कम उम्र में इंक्यूबेशन सेंटर उन्होंने शुरू किया है, जहाँ पे बाईजूस, अभी जोमेटो है। तो मुझे लगता है कि स्टार्टअप पे यदि थोड़ा सा और हम ध्यान दें, ऐसा नहीं कि पूरा ठप है, हर योजना को एक्सेप्ट करने में, माहौल बनने में थोड़ा सा वक्त लगता है। एक वक्त था जब स्टार्टअप इंडिया शुरू हुआ था, तो 1-2 सालों में सारे माँ बाप के बच्चे क्या बोलते, हमारा बेटा स्टार्टअप कर रहा है, एक स्टेटस सिंबल बन गया था स्टार्टअप का शुरू करना। अरे क्या कर रहा है आपका बेटा, स्टार्टअप कर रहा है। तो वो मतलब
माता पिताओं को अपने बच्चे पे कॉन्फिडेंस आ रहा था कुछ तो कर रहा है, और इसका उद्देश्य भी यही था। इतने बड़े देश में हर व्यक्ति नौकरी तो नहीं कर सकता, और मुझे लगता है कि नौकरी ढूंढने के बजाय, जैसा शैली ने भी कहा था, भाई नौकरी देने वाले बनिए आप, क्योंकि इतने लोग हैं, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, स्किल्ड हैं, बस उनको एक मौके की ज़रूरत है। लक्षित बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अतुल काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, सुधान एक छोटे से गांव में पूरे देश में और ये छत्तीसगढ़ के देश के बाहर घूम के आने के बाद, पति के पीछे पीछे दौड़ने के बाद ये इंडिया वापस लौटी है सर। तब तक जब विदेश यात्रा पे थे तब ये जाती थी पीछे पीछे, उसके बाद जब इंडिया में रहने लगे तो उनको लगा इनको स्टार्टअप करना है। तो बहुत महिलाओं के लिए बहुत स्कोप है। जैसे सुधा ने शुरू किया है सैनिटरी पैड्स का, बहुत कम एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत कम महिलाएं हैं जो ये कर रही हैं, बहुत स्कोप है। सरकार ने भी शुरू किया स्व सहायता समूह की महिलाओं को ट्रेनिंग दी, मतलब विमेन को हाइजीन के लिए जागरूक करना अपने आप में बड़ा टास्क था। लेकिन दंतेवाड़ा की महिलाएं सैनिटरी पैड बना रही हैं, राजनांदगांव में महिलाएं सैनिटरी पैड बना रही हैं। कुछ महिलाओं ने इनिशिएटिव लेते उनके साथ मिलकर काम किया, और भविष्य और अच्छा होने वाला है स्टार्टअप्स का। मैं तो यही कहूंगी। थैंक यू सो मच, ज़्यादा नहीं बोलूंगी मैं, इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं। थैंक यू सो मच सर। आमना ने एक अच्छी बात कही कि जो नए लोगों पे थोड़ा भरोसा करना होता है, और माता पिता को या जो आस पड़ोस के लोग हैं सबको ये लगता है कि एक माइंड सेट होता है लोगों का कि अगर बेटा पढ़ रहा है, बेटी पढ़ रही, तो उसको नौकरी करना चाहिए। और वो जब कहता है कि मैं कुछ बिजनेस करना चाहता हूँ, तो आपको अचानक से, अगर बिजनेसमैन फैमिली से नहीं है आप, या आपने किसी को बिजनेस करते नहीं देखा है, तो आपके मन में एक झिझक होती है कि अरे पता नहीं क्या करेगा। तो ये बहुत बार इस तरह की बातचीत होती है। तो एक मुझे लाइन याद आई कि नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है, और प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। तो माता पिता को भी ये समझना पड़ेगा कि अगर उनके घर में कोई परिंदे हैं तो उनको मौका तो देना चाहिए। हमारे साथ बहुत सारे साथी हैं अलग अलग, जो मैं चाहूँगा कि संक्षेप में अपनी बात करें। कुलदीप पटेल जी जो हैं एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। मैं कुलदीप, अच्छा बाहर गए हैं। तो विष्णु साहू जी। एशियन न्यूज़ के पूरी टीम को बधाई। और आज जो विषय हम सब के बीच में आया है स्मार्ट स्टार्टअप का, इसमें जितने भी प्रवक्ता ने अपने उद्बोधन में शब्द रखा है किसान, क्योंकि हमारा देश किसान प्रधान है, साथ में छत्तीसगढ़ तो धान का कटोरा कहा जाता है। और स्टार्टर शब्द जो है ये सिर्फ शहरों तक ही सीमित है, ग्रामीण तक अभी ये शब्द का इस्तेमाल या इससे अपन कैसा लाभ ले सके ये अभी तक सामने नहीं आया। नांदगांव में गुलाबी गैंग है महिलाओं का, बलौदा बाज़ार में गुलाबी गैंग है। ऐसी बहुत सी एनजीओ और महिलाएं जिसका हम स्टार्टर अप के द्वारा उनका उपयोग करते हुए इस चिड़िया शब्द जो है, स्टार्टर शब्द जो चिड़िया का है, शहरों में सुनते, ग्रामीण में अभी तक हमने नहीं सुना। तो इस पे हमको विशेष ध्यान देते हुए एनजीओ के मार्फत इसको आगे बढ़ाएं। और बहुत सी ऐसी ग्रामीण योजनाएं हैं, या मैं खुद सब्जी के धंधे से जुड़ा हुआ हूँ, तो हमारे छत्तीसगढ़ में सब्जी की जो खेतियाँ हैं उसमें सिर्फ 30% लोग ही यानी समृद्ध लोग हैं, बाकी 70% लोग ग्रामीण से हैं जो सिर्फ एक फसल लेके अपनी वहीं तक सीमित रहते, उनके और साधन नहीं है। अगर हम इस स्टार्टअप के तहत उसको डेवलप करें उन छोटे छोटे किसानों को, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा शब्द रहेगा, विषय रहेगा। धन्यवाद। ठीक, विष्णु ने बहुत अच्छी बात की। मैं इनके पूरे परिवार को बहुत सालों साल से जानता हूँ। मुझे लगता था कि मैंने बहुत इन लोगों को देख के मुझे एक बात समझ में आई। फिर मैं जब जबलपुर में था तो मैंने एक और दोस्त थे, तो वो भी इस तरह का काम करते थे। तो ये जो सब्जी की इकोनॉमी है, इसमें भी जैसे एक कहना चाहिए कि एक किसान उत्पादन करता है पर उसके पास मार्केट नहीं है, तो वो सुबह सुबह सब्जी लेके आता है, तो कहाँ बेचे। तो कई बार जब कोई उधार लेने वाला होता है, जो एक बड़ा लेनदार होता है, वो सब्जियां खरीदता है और फिर वो सब्जियां बाकी लोगों को बेचता है। तो इसका कारोबार सुबह 4 बजे से शुरू होता है और 9-10 बजे तक समेट जाता है। जो लोग जो जितनी सब्जी गांव से आती है वो खरीद लेते हैं और लोगों को दे देते हैं। ठेले वाले फिर मोहल्ले में लेके जाते हैं। जो सब्जी गांव वाला लेके आता है वो उसका मोल भाव, वो देखता है कि लेने वाला किस तरह का मोल भाव कर रहा है, उस तरह से चीज़ें होती है। पर सब्जी के रेट भी जो है शेयर बाजार की तरह ऊपर नीचे
बहुत होते हैं, क्योंकि उसको बचाए रखने के लिए लोगों के पास संसाधन नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है जिस तरह होना चाहिए, या उससे और बाई प्रोडक्ट क्या बन सके इसकी भी व्यवस्था भी हमारे यहाँ उतनी नहीं है। तो ये दिक्कत। मैं ऑस्ट्रेलिया में था तो मैंने देखा कि अरे बहुत सारी इंडियन सब्जी मिल रही है, तो मैंने पूछा तो वो हिंदुस्तान से लोग उसको रोज भेज रहे हैं, क्योंकि ये सूचना समर का समय है, जिसके पास जितनी सूचना है, जितने संसाधन है, वो उतना आगे चीज़ों को कर रहा है। पर एक गांव का किसान है, जैसे कि अभी विष्णु कह रहे थे कि पता नहीं है लोगों को कि 30% ही लोग उसको जो कर पा रहे हैं, बाकी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं हम सूचना क्रांति में है, हम डिजिटल क्रांति में, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से हम चाहे सुबह से कितने ही फालतू के मैसेज फॉरवर्ड करें, पर लोगों के काम धंधे के जो है जिससे उनकी आर्थिक समृद्धि हो, ऐसे नहीं करेंगे। हम कहेंगे कि बस तुम तो अब देखते रहो कि तुम हिंदू मुस्लिम में उलझे रहो, बाकी हम निपट लेंगे। तो ये जो हमारे यहाँ होता रहता है, ये हम आए दिन देखते हैं। निपुण वर्मा जी हमारे साथ हैं। मेरा नाम निपुण वर्मा है और मैं एक स्टार्टअप फाउंडर हूँ राइस बाउल करके। मेरा स्टार्टअप है राइस से प्रोडक्ट बनाना। मैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पढ़ाई कर रहा था, फाइनल ईयर में था, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मैं पढ़ रहा था। हॉस्टल से ये जर्नी स्टार्ट हुई और घर के फूड से, चोरी से, मतलब मेरे दोस्त मेरा टिफ़िन चोरी कर करके खाते थे, तो वहाँ से ये स्टार्टअप जर्नी स्टार्ट हुई। तो हॉस्टल में ऐसी चोरी कर रहे थे मेरे दोस्त, तो मैं पकड़ लिया। तो उनका मेरा खाना बहुत पसंद था। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में चावल के बड़ी, पापड़, मुरकू और चावल के ना जाने कितने सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन आज ये छत्तीसगढ़ के बाहर कोई जानता नहीं। यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग भी नहीं जानते यहाँ के जो प्रोडक्ट हैं, जो बड़ी, पापड़, मुरकू ये सब है, उसको आज कहीं प्रचार प्रसार नहीं हुआ है। इसके वजह से किसी को जानकारी प्राप्त नहीं है। तो छोटा सा स्टार्टअप से मैं, मतलब छोटे से चीज़ से, चोरी से, मेरे फ्रेंड चोरी कर खाते थे, वहाँ से मेरे को आइडिया आ गया, क्यों ना इसको बिजनेस में बदला जाए, क्यों ना इसको स्टार्टअप में बदला जाए। तो फिर मैं वहाँ से अपने फ्रेंड्स को ही सेल करके, अपने दोस्तों को ही सेल करके मैं वहाँ से स्टार्ट किया। मेरा स्टार्टअप जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुआ। 1 साल होने वाला है। मैं फाइनल ईयर में था, तो 12 दिनों में ही मैं स्टार्टअप स्टार्ट कर लिया था। इन दिनों मैं अपने पहले तो फ्रेंड्स को ही बेच के, उसके बाद धीरे धीरे मार्केट में आके और भी मार्केट के स्टोर्स में जाके इसका और अपना वेबसाइट बना के, वेबसाइट के जरिए मैं आज छत्तीसगढ़ के अलावा और भी बहुत सारे जगह, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, गुजरात हो, बहुत सारे जगह में आज छत्तीसगढ़ का बासी बड़ी, छत्तीसगढ़ का पापड़ ये सब पहुंचता है, तो बहुत खुशी होता है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं ग्रामीण एरिया से हूँ। जैसे कि सर ने बोला कि ग्रामीण एरिया में स्टार्टअप नहीं पहुँचे, लेकिन आज ग्रामीण एरिया में स्टार्टअप पहुँच रहे हैं। और मैं भी महिला समूह से जुड़ा हुआ हूँ। महिलाएं बहुत अच्छा भोजन बनाते हैं, बहुत अच्छा पापड़ बड़ी बनाते हैं, लेकिन उनको मार्केटिंग कहाँ से करें, क्या करें, उनको आइडिया नहीं होता। कैसे करें, कहाँ से क्या करें, कहाँ से लाइसेंसिंग लें, कहाँ मार्केट है, चाहे उनको आइडिया नहीं। अगर युवा उनके साथ जुड़ जाए और उनकी मदद करे, उनको जानकारी दे, यहाँ से ये करें, तो आज जो गांव की महिलाएं हैं वो भी बहुत आगे बढ़ सकती है। और साथ में मैं सभी युवाओं को ये बोलना चाहता हूँ कि स्टार्ट करने में तो प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन आप शुरुआत करो। मेरे साथ भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, मेरे तो पता नहीं था कैसे करना है, क्या करना है। मैं तो बस राह में चलते गया, शुरुआत किया और फिर आज चलते ही जा रहा हूँ। और अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें सीख रहा हूँ, कैसे करना है, क्या है। बहुत अर्ली स्टेज है मेरा, तो अभी बहुत सारी चीज़ें सीखना है। तो यही कहना चाहता हूँ मैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, आपने अच्छी बात कही। अभी हमारे टेक्नोलॉजी ने पूरी एक व्यवस्था में तब्दीली लाई है। हम देखते थे कि पहले आपको कोई दुकान खोलना है तो एक शोरूम बनाना है आपको। आप किसी मार्केट में दुकान लीजिए, प्रमुख जगह पे पहले पगड़ी दीजिए, कुछ किराया दीजिए और फिर आप। पर अब ऑनलाइन बिजनेस ने बहुत ऐसा कर दिया है कि लोग, मैं देखता हूँ कि कॉलोनियों में 3 अभी अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां तक ये कर रही हैं, छोटी कंपनियां, छोटे लोग भी कर रहे हैं। मैं देखता हूँ कि कोई आदमी 3 पेटियों में सलवार सूट लेके आ जाता है कॉलोनी में, और वो बहन जी को जमने लगता है तो फिर बहन जी 4 बहन जियों को और बताती है और फिर वो मल्टीप्लाई होता जाता है। तो उसका ये, उसके पास दुकान नहीं है पर वो बेच रहा है और वो फिर व्हाट्सएप पे बताता है कि ये नई ब्रांड आई है। अभी एक बड़ी कंपनी है अमेरिका की, डीजल, जो
कपड़े बनाती है, जिसके कपड़े बहुत महंगे होते हैं और बहुत लंबे समय तक चलते हैं। तो उनके शोरूम उन्होंने, आजकल ये भी है कि बहुत जैसे अच्छी शादी वो होती है जिसमें कम लोगों को बुलाया जाए, तो लोग ये सोचेंगे लिस्ट में कौन था। ऐसी जो डीजल जैसी कंपनी है वो सब जगह ब्रांड नहीं खोलती, तो वो पूरे देश में मुश्किल से 8 उनके शोरूम है। पर वो क्या करते हैं आजकल, एक गाड़ी करते हैं, 3-4 लड़के लड़कियां अलग अलग शहरों में सबसे बात करके आते हैं और फिर आपको कपड़े बेच के जाते हैं। ये भी एक बड़ी कंपनी है जो खोल सकती है, वो भी ये कर रही है। दुष्यंत कुमार का एक शेर था कि दुकानदार तो मेले में लुट गए यारों, दुकानदार तो मेले में लुट गए यारों, तमाश बीन दुकान लगाकर बैठ गए। तो बहुत बार हम ये देखते हैं कि जीवन में ऐसा होता है कि कई लोग इस तरह की दुकान लगाते हैं, पर ये नई दुकान जो है इसके लिए अब आपको बहुत बड़े शोरूम की जरूरत नहीं है, आपको हौसले की जरूरत है, टेक्नोलॉजी की। जैसे भाई कह रहा था कि महिलाओं के साथ युवा जुड़ जाएं और उनको बताएं कि भाई कोई बात नहीं, हम चीज़ें पहुंचा सकते हैं, तो ये भी एक तौर तरीका हो सकता है। हमारे साथ और कुछ युवा हैं, मैं जिनसे चाहूँगा कि वो संक्षेप में अपनी बात करें। लक्ष्मीकांत साहू जी और रूप प्रकाश साहू जी, बारी बारी से आप दोनों अपनी बात रखें। मेरा सादर प्रणाम। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं बात यहाँ से स्टार्ट करना चाहता हूँ कि मैं मैम का एक बात सुना कि मैम ने मेनली महिला और युवा पे अपना मेन बात पॉइंट फोकस किया, और भैया ने भी बताया कि अपने गांव में महिला समूह के साथ वो कोलैबोरेट करके अपना छत्तीसगढ़ी फूड का वो अच्छा सा सर्कुलेट कर पा रहे हैं बिजनेस। तो हमने भी एक बिजनेस स्टार्ट किया था, गांव में रहते। तो गांव में यहाँ पे हमारे गांव में एक सामूहिक भोजन होता है। तो सामूहिक भोजन में पत्तल में खाना खिलाया जाता है। तो पत्तल वो प्लास्टिक का होता तो हमने एक बिजनेस स्टार्ट किया। ये मेरे भैया हैं, चाचा के बेटे हैं, तो भैया हैं, तो दोनों बिजनेस स्टार्ट किया। तो हम लोग दोनों वहाँ पे पत्ते, नेचुरल पत्तों का दोना बनाते थे, पत्तल और दोना बनाते हैं। तो वहाँ उसको गांव में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो सब गांव वाले लेते हैं, और ऐसा करके हमारा सेलिंग रोटेशन बन गया है। वहाँ से हमारा बिजनेस ऐसा रन कर रहे हैं। तो हम लोग बस यही कर रहे हैं अभी। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा सर। एशियन न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे को स्थान और यहाँ पर सम्मान मिला इसके लिए। और मैं बोलना चाहूँगा कि स्टार्टअप के लिए लोगों को मतलब घर से प्रोत्साहन कम मिलता है। जैसे कि मिडिल क्लास फैमिली हो गया, इन सब से मतलब घर में झिझकते हैं कि रिस्क नहीं लेना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि युवाओं को ना घर से प्रेरणा मिलना चाहिए कि रिस्क लें। आजकल ऐसा चला है कि जॉब करें। हर युवा यही चाहता है कि मतलब उसके घर वाले चाहते हैं कि जॉब करे करके, बट ऐसा नहीं है। और देखें कि हम लोग ना इस सब चीज़ में, जैसे कि कुछ भैया बोल रहे थे खेत के बारे में, तो खेत के बारे में बोल रहे थे। तो जैसे कि आजकल टेक्नोलॉजी आ गया, टेक्नोलॉजी तो उसमें काम कर ही रहा है, लेकिन जैसे कि उसमें भी देखें कि स्टार्टअप के माध्यम से तो उसमें ना इन्वेस्ट कम करें और प्रॉफिट ज़्यादा लें। ये कैसे होगा, इसमें रिसर्च करना पड़ेगा। होता क्या है कि आजकल बहुत सारे मतलब जैविक केमिकल खाद आ चुके हैं जो महंगा ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन कम कर रहा है, और इंसानों के मतलब बीमारी का मेन कारण वही है। और जैसे कि रिसाइकल, आजकल के युवा स्टार्टअप ऐसे कर रहे हैं कि रिसाइकल, जैसे कि प्रोडक्शन, जैसे जो बोल सकते हैं कि जो वेस्ट चीज़ होता है उससे उसको रिसाइकल करके न्यू इन्वेंट कर दें। इससे मतलब कचरा वगैरह हो गया, जो सब चीज़ हो गया ना, वो बच जाता है, इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं होता। ऐसे टाइप का रिसाइकल प्रोडक्शन स्टार्टअप बेस्ट है इंडिया के लिए। और जैसे कि एक चीज़ और है कि आजकल नए मतलब प्रोडक्ट आ चुके हैं कि मार्केट में, कि जैसे चिप्स हो गया, कुरकुरे। हम लोग एक ग्रामीण क्षेत्र से हैं। हम लोग एक्चुअल में ना स्टार्टअप बहुत टाइम से हम लोग स्टार्ट करने वाले थे। तो स्टार्टअप के लिए सबसे मेन चीज़ होता है फंड। तो फंड हम लोग को जुगाड़ नहीं हो रहा था, तो फंड के लिए हम लोग ना बैंक गए। तो बैंक वाले बोल रहे थे कि मतलब 6 मंथ से 8 मंथ से 1 साल ऐसे करके मतलब घुमाए। उन लोग को ना प्रॉपर मतलब वो नहीं मिल रहा था कि रीज़न कि लोग को फंड क्यों करे। तो अभी तक हम लोग को फंड नहीं मिला था। इसके बाद ना मैंने घर में बात किया, तो उसके बाद ना पापा के माध्यम से मैंने फंड जुगाड़ा बैंक के थ्रू से। उसके बाद PMEGP लोन मिलता है, तो उससे हम लोग लोन वगैरह लिए, तब लोन मिला। और इसी बीच में हम लोग का ना एक्सीडेंट हो गया था बहुत गंदे तरीके से। तो हम लोग 2 महीने इसमें रिकवर होना स्टार्ट किए। रिकवर होने के बाद ना हम लोग
इसको बिजनेस को स्टार्ट किया, फिर हम लोग इस सक्सेस मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक, बढ़िया, बहुत अच्छे। तो भैया देखो, एक बात तुमको समझ में आई कि पापा से बड़ा बैंकर कोई नहीं होता है। बिना कोई जमानत के, बिना कोई कि डूबंत में जाएगा, चलो एक बार देके देखो, और अगर कोई जमानत देती भी है तो माँ देती है कि दे दो, है, ठीक है, ऐसे ही होता है ना। चलिए, तो हमारे साथ जो है अतुल प्रधान जी हैं, हम उनसे चाहेंगे कि वो भी अपनी बात रखें। अतुल जी। सबसे पहले तो एशियन न्यूज़ को आभार कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे इस यहाँ पे बोलने का मौका मिला। दो तीन चीज़ें मैं कहना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये कि हम जब देश के परिदृश्य में बात करते हैं तो स्टार्टअप में सब कुछ अच्छा चल रहा है और बहुत सारे यूनिकॉर्न्स आ रहे हैं, साथ ही साथ सारे रेगुलेशंस हमारे सिंप्लीफाई हो रहे हैं, बहुत सारे फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हो रहा है। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार सभी का प्रयास चल रहा है। लेकिन जब मैं आंकड़ों की बात करूं छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में, तो आज की डेट में स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट में आप जाकर देखेंगे तो सिर्फ 1399 स्टार्टअप है DPIIT रजिस्टर्ड, और जिसमें से लगभग 550 महिलाओं का स्टार्टअप है। तो देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपने प्रयासों में बहुत ज़्यादा तेज़ी लाने की ज़रूरत है। सरकार नो डाउट बहुत अच्छा काम कर रही है, जगह जगह हर शहरों में आज के डेट में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स आ रहे हैं, बट एज ए इकोसिस्टम हमको अभी भी काफ़ी काम करना है। साथ ही साथ मैं एज एन एंटरप्रेन्योर मैं बताना चाहूँगा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कमियाँ या फिर जो चैलेंजेस हम फेस करते हैं एज ए एंटरप्रेन्योर, जैसे सबसे पहली बात तो कंप्लाइंसेस की अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है आज के डेट में, क्योंकि हम अदरवाइज यदि कंप्लाइंसेस की जानकारी नहीं होगी तो हम पेनल्टीज पे करते करते हमारा बिजनेस वहीं बंद हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा ज़रूरी मुद्दा है कंप्लाइंसेस के बारे में। दूसरा ये कि हमको आज की डेट में हम कोई भी एक नया युवा आता है तो उसको लगता है कि मेरा आइडिया सबसे बेस्ट है, लेकिन हम अपने आइडिया को वैलिडेट करें, मार्केट में जाके बाहर निकलें, लोगों से पूछें कैसा है, और एट द सेम टाइम, क्योंकि क्या होता है कि कुछ आइडियाज़ हमको हफ्ते भर बाद चेंज हो जाते हैं, हफ्ते भर बाद हमें लगता है कि नहीं ये आइडिया इससे अच्छा तो दूसरा आइडिया है, तो उससे टाइम वेस्ट बहुत होता है, प्लस आपके रिसोर्सेज भी वेस्ट होते हैं। और उसके बाद साथ ही साथ हमको अपने टीम कंपोजिशन पे बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोगों के साथ हमेशा इस स्टार्टअप में ये चैलेंजेस आएगी कि आप अपना को फाउंडर कई बार चूज सही करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, उसकी वजह से भी आपको स्टार्टअप्स में दिक्कतें होती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आप अपने कंप्लाइंसेस को लेके और सस्टेनेबिलिटी को लेके और आपके टीम कंपोजिशन को लेके आपको बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स को अवेयर करने की ज़रूरत है। एट द सेम टाइम एज एन एंटरप्रेन्योर हमको खुद को सेल्फ अवेयर भी होना चाहिए इन सारी चीज़ों को लेके। और जब मैं प्रदेश की बात करूं दोबारा, तो मुझे लगता है कि रिसर्च ग्रांट्स में सरकार को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, बिकॉज जब हम नवाचार की बात करें एंटरप्रेन्योरशिप में, तो नवाचार तभी आ पाएगा जब हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट स्ट्रांग रहेगा। बट आज की डेट में हमारा जो रिसर्च का सिस्टम है वो काफ़ी पीछे है, मैं सही बोलूँगा तो एज ए छत्तीसगढ़ राज्य की बात करूँगा तो, और इसको प्रोत्साहित करने की अभी और आवश्यकता है। ठीक, थैंक यू। राजेंद्र कुमार साहू जी हैं कोई हमारे? हाँ जी, राजेंद्र जी। और कोई साथी बच्चे हों तो मुझे एक, हाँ। आज का ये कार्यक्रम जो एशियन न्यूज़ के द्वारा रखा गया है, संतुलन का समीकरण, इसमें जो स्टार्टअप का विषय दिया गया है, वैसे तो मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मेरे बच्चे ने MBA किया हुआ था इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट से, और उसने बॉम्बे में, पूना में और दूसरी जगह भी जॉब किया। पर उसने जब जॉब का देखा कि भाई 18 घंटे 15 घंटे प्राइवेट फैक्ट्रीज़ में काम करना पड़ता है, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं जो है स्टार्टअप शुरू करूं, एक अपना बिजनेस शुरू करूं और लोगों को अपना जॉब भी दूं मैं। उस बच्चे ने जो है एक वाटर प्लांट का जो है ड्रिंकिंग वाटर प्लांट होता है उसका रिसर्च किया और अपना जो है एक प्लांट डाला। उसमें फाइनेंस का तो जैसा कि आपने बताया कि सभी लोगों ने कि फाइनेंस की प्रॉब्लम्स तो आती है, तो मेरा भी रिटायरमेंट का टाइम था, मुझे भी कुछ फंडिंग मिली, वो दिया मैंने, कुछ बैंक से किया। परंतु सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि अच्छा खासा बिजनेस 18 में किया, ज्वाइन अपना स्टार्ट किया, और उसी समय में जो कोरोना लग गया, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह जो है 33 kV का जो है ट्रांसफार्मर लगा था, बिलिंग आती थी, उसको भी हम लोगों ने किसी तरीके से मैनेज किया, चलाया उसको उस समय, क्योंकि बॉटल का फसाई का वो नहीं मिला था सर्टिफिकेशन, तो जार जो भरते हैं उसके लिए PSI की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसको बेच के किसी तरीके से काम चलाया और चलता रनिंग किया। उसके बाद जो है बैंक का जो है
जैसा आप लोग को सभी को मालूम है कि कोरोना के समय में इन्होंने फंडिंग की थी, लोन दिया था 20 लाख का। तो हमारा जो लोन था उसके बाद उन्होंने ये कोरोना लोन दिया। एक तो क्या है, क्लियर जानकारी ना होने के कारण जो है बहुत सारे एंटरप्रेन्योर जो है वो उसमें स्टार्टअप वाले में जो है फंस जाते हैं। तो उन्होंने 20 लाख का जो लोन दिया वो उन्हें अपने, हमें तो नहीं दिया, परंतु अपने जो है हमारा जो ब्याज होता है उसके अंदर अपने इंस्टॉलमेंट में उसको रिकवर करते रहे। उसके बाद जब हमारा 1.5 से करीब 2 करोड़ का टर्नओवर था, हमारा केवल 10 लाख रुपए का इन्होंने जो है वो दिया सीसी। इनको रिक्वेस्ट किया तो 15 लाख और बढ़ाया, टोटल हमारा 25 लाख का सीसी किया। उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया बैंक से कि भाई हमारा जब 1.5 से 2 करोड़ का टर्नओवर है तो कम से कम हम बिज़नेस रन करने के लिए हमको 50 लाख का तो जो है सीसी दीजिए आप। उन्होंने आज तक नहीं दिया। आज जो है प्लांट करीब मतलब बंद स्थिति में है और उनसे ये पूछा जा रहा है बैंक से कि भाई हमारा प्रिंसिपल लोन कितना था, हमने आपको कितना दे दिया है और क्या कर, मतलब एक बैंक जो छोटी सी गलती के कारण एक स्टार्टअप जो है वो आज चला गया। मेरी भी ज़िंदगी भर की कमाई जो मैंने लगाया, बच्चे ने भी जो किया, आज जो मतलब स्टार्टअप के लिए भी क्या है, हमारे यहाँ सेल होना चाहिए कि जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको हम कैसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से भी एक मतलब होना चाहिए कि भाई कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। जी, ठीक कहा आपने कि बहुत सारे लोगों को कई बार बहुत चक्कर लगाने पड़ते हैं। जितनी सरल योजनाएं दिखती हैं कागज़ों पे, अगर मैं कहूँ मैं सरकार में बहुत अफसर रहा हूँ लंबे समय तक, तो सरकार में बच्चे के पैदा होने से लेके आदमी के मरने तक की पूरी व्यवस्था है। इस कोई योजना नहीं होगी जिसमें कि अगर माँ गर्भवती है तो उसके लिए भी व्यवस्था है, बच्चा होगा तो उसकी सुरक्षित डिलीवरी हो, फिर उसको खाने पीने का मिले, इंजेक्शन मिले, तरह तरह के उपक्रम हैं उसमें। और जब मरेगा तो मरने के लिए भी बहुत सारी व्यवस्था है। अभी तो सरकारों ने पिछली बार ये कहा था कि वो लकड़ी भी फ्री देंगी करके, यहाँ तक के व्यवस्था की गई थी कि लकड़ी भी देंगे। बहरहाल मगर ये सब कई बार जो उसको अमली जामा पहनाते हैं, जो हमारे साथी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो उतने संवेदनशील नहीं होते और वो समझते नहीं है कि यदि उनके बच्चे ने ऐसा किया होता और उनके पिता ने रिटायर होने के बाद पैसा दिया होता तो ये संवेदना का अभाव जो है कई बार बहुत सारे लोगों के जीवन में तकलीफ पैदा करता है। और दूसरा, उनको ये नहीं मालूम है कि इस सिस्टम से हमको जूझना है तो हमको कौन सी विंडो पे जाके बात करनी है। तो मैं आदर्श शर्मा जी हमारे साथ हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो भी अपनी बात रखें। आदर्श जी। सबसे पहली चीज़ ये कि एज एन एंटरप्रेन्योर देयर शुड ऑलवेज बी अ व्हाई यू वांट टू स्टार्ट। सबसे पहले मुझे अपने आप को जवाब देना है कि मैं क्यों स्टार्ट करना चाहता हूँ। उसके आगे मुझे इस चीज़ पे बढ़ना है कि मैं क्या समस्या जो है उसका निवारण करना चाहता हूँ, मूलभूत कारण क्या है, उस चीज़ पे जाना, और उस चीज़ को मैं कितने बड़े पैमाने तक सॉल्व कर पाता हूँ। ये सारी चीज़ें क्लियर होने के बाद जब मैं स्टार्टअप करूँगा, तो जैसे आपने कहा कि फंडिंग एक मेजर प्रॉब्लम है, तो इस चीज़ में मैं अपना ही एक एग्जांपल दूंगा। जब मैं पहला स्टार्टअप कर रहा था तब मैं 17 साल का था, और 17 साल का बिना पहले किसी जॉब एक्सपीरियंस के जब मैंने पहली बार बैंक के चक्कर काटना शुरू किया, तब मुझे ये चीज़ पता चला कि सिविल भी होना ज़रूरी है और सिविल के लिए आपका कहीं काम करना ज़रूरी है। तो आई थिंक थोड़े से सिस्टम में चेंजेस करने की अभी भी हमें आवश्यकता है, क्योंकि अगर मुझे कुछ स्टार्ट करना है बहुत स्क्रैच से, तो वो भी एक फैसिलिटी हम अभी तक दे नहीं पा रहे हैं। सरकारी पैमानों में स्कीम्स बहुत सारी हैं, लेकिन उस स्कीम की इंफॉर्मेशन एंड यूज़र तक नहीं है। स्कीम्स तो सरकार ने बहुत सारी बना दी, लेकिन मैं कहाँ से ये सारी स्कीम्स ले पाऊंगा। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जब आप पढ़ने जाएंगे, तो मेरा पर्सनली ये चीज़ मानना है कि 6 महीने तो आपको स्कीम्स पढ़ने में लग जाएंगे। 6 महीने बाद जब आप बैंक पहुँचेंगे, तब बैंक मैनेजर के इंटरेस्ट और टाइम के बेसिस में आपको उनका अपॉइंटमेंट मिलेगा। और पूरे एंटायर बैंकिंग सिस्टम में एक सबसे बड़ा फ्लॉ जो मुझे नज़र आता है, वो है किसी भी अथॉरिटेटिव पर्सन का या तो लैक ऑफ इंटरेस्ट या तो लैक ऑफ नॉलेज। अगर नॉलेज मैं उन्हें प्रोवाइड कर रहा हूँ और उनको लैक ऑफ इंटरेस्ट है, तो मुझे वहाँ पे फंडिंग्स नहीं मिलेगी। शेडिंग सम मोर लाइट टू इट। अब मैं, जैसे सभी हमारे मित्रों ने बात कर लिया है स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में, तो मैं थोड़ा सा आगे की एक नई दिशा देते हुए कुछ बात पुटअप करना चाहूँगा कि अब जिस तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं, कुछ पैटर्न्स हमें भी चेंज करने की ज़रूरत है एज स्टार्टअप्स। पहले हम वैल्यूएशन का गेम खेलते थे, आज जैसे लक्षित ने बहुत सही कहा कि हमें अब वैल्यू क्रिएशन का गेम खेलना है, क्योंकि पहले हम वैल्यूएशन के बेसिस में फंड्स लेते थे। आज आप अगर किताबें उठा के देखेंगे तो 90% ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिन्होंने बहुत भारी फंडिंग ले रखी है, लेकिन वो आज भी नेट लॉसेस बेयर कर रहे हैं,
उनकी बुक्स में नेट लॉसेस हैं, और फाउंडर्स आज भी वहाँ से सैलरी ले रहे हैं। तो एक तरह से मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि वो एंटरप्रेन्योर है, और दूसरी तरफ मैं ये कह रहा हूँ कि स्टार्टअप में लॉस होने के बावजूद भी मैं नेट सैलरी ले रहा हूँ। तो ये चीज़ भी हमें थोड़ा सा रीडिफाइन करने की ज़रूरत है। और जैसे पैटर्न्स अभी हो रहे हैं, फंडिंग विंटर जो चीज़ चल रही है, बिकॉज ऑफ मोस्ट ऑफ दी स्टार्टअप्स, यहाँ पे फंड वैल्यूएशन के बेसिस में लेके भी आपका बिजनेस उस लेवल तक स्केल अप नहीं कर पाया, और आपने वैल्यूएशन कॉन्टिन्यूसली बढ़ाया। बायजूस इज वन ऑफ दोज एग्जाम्पल्स दैट वी कैन कंसिडर। एक ऐसी कंपनी जो $26 बिलियन पे माउंटेड थी, वो इतनी बुरी तरीके से गिरी क्योंकि उनके फ्लॉज किसी ने नहीं देखे। तो वो वैल्यूएशन वाला साइड तो बहुत स्ट्रांग था, लेकिन वैल्यू क्रिएशन वाला साइड बहुत वीक था। तो इन सारी चीज़ों पे अभी अगर फोकस बढ़ाया जाए तो आई थिंक अपकमिंग जो यूनिकॉर्न्स हैं उनको भी एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा। और सिर्फ यूनिकॉर्न्स ही नहीं, जैसे रूरल की भी बात हमने कही कि रूरल एरियाज़ पे भी हमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की ज़रूरत है। तो इस बारे में मेरा मानना ये है कि हमें सिर्फ 118 यूनिकॉर्न्स जो आपका $1 बिलियन की कंपनीज हैं वो भी नहीं चाहिए, लेकिन साथ ही साथ हमें रूरल से ऐसी कंपनीज चाहिए जो कम से कम $100 मिलियन की कंपनीज हों, और ऐसे ही एक अच्छा इकोसिस्टम का डेवलपमेंट हो सकता है। ठीक, थैंक यू। समीर, मैं चाहूँगा कि आप आखिर वक्ता हैं और तो कोई बच्चा नहीं है, बहुत संक्षेप में, फिर जिनको हमारे कुछ विशेषज्ञ हैं वो कुछ कहना चाहेंगे तो हम उनसे बात करेंगे। सभी तो इंटरप्रेन्योर की श्रेणी में हैं और स्टार्टअप की श्रेणी में बहुत अच्छे आगे हैं, और कायदे से तो स्टार्टअप का माहौल पूरे भारत नहीं पूरे विश्व में बहुत इतना अच्छा हो चुका है कि बिजनेस स्टार्टअप को अब सोशल इंटरप्रेन्योरशिप में बदलना चाहिए। और सोशल इंटरप्रेन्योरशिप में बदलने के लिए अभी तक के स्टार्टअप तो भारत देश में गांधीयन इकोनॉमी को मजबूत नहीं किए हैं। गांधीयन इकोनॉमी 5 साल में यदि आप मजबूत कर देते हैं तो इसका फ्यूचर बहुत बेहतर हो सकता है, क्योंकि जॉब क्रिएशन में रिजर्वेशन और स्टार्टअप अनएम्प्लॉयमेंट जैसी पहली बात हुई कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत इंक्रीज लेवल से बढ़ चुका है। आप भी जब स्टार्टअप करे होंगे तो आप लोग भी टेबल टू टेबल मेहनत किए होंगे, तब भी आप लोगों ने इतने आगे मुकाम हासिल किए हैं। लेकिन कभी कभी किसी को असफलताएं भी मिलती है, किसी को सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है। डेटा जितने यूनिकॉर्न की बात हुई है तो यूनिकॉर्न बहुत अच्छे हासिल हो रहा है इंडिया में भी, लेकिन भूमि का जो दोहन है एग्रीकल्चर के बेस्ड में, तो एग्रीकल्चर की भूमि को आपको बढ़ावा देना है, ना कि उसको घटा कर कहीं इंडस्ट्रियलाइजेशन में कन्वर्ट करना है। किसान आपके मजबूत रहेंगे तो आपकी इंडस्ट्री भी मजबूत रहेगी। आपको वहीं से प्राइमरी इनपुट वहीं से ही आना, चाहे आप टेक्नोलॉजिकली भी कहीं से भी जाएं, लेकिन आपको किसान के इनपुट से ही आपके बिजनेस को ग्रोथ अच्छी आएगी। अर्थतंत्र के मामले में तो मेरे गुरुजी बैठे हैं, गुरुजी से ही मैं सीखा हूँ जितना तक अभी हूँ। अडानी और अंबानी कभी देश के लिए वो नहीं हो सकते राजनीतिक रूप से, पर लेकिन आपका किसान आपके ऊपर ज़्यादा मेहनत करता है, क्यों ना उसकी मेहनत को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, उनको C2 फार्मूला का लाभ दिया जाए, ना कि उनको खेत में उनकी सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दो। वो आपको खेतों से इतनी ज़्यादा पैदावार करने दे देंगे कि आप जितने सोच रहे होंगे परचेसिंग पावर पायरेसी की कि आपके मूल्यों में भी जो कंपटीशन आ रहा होगा, कायदे से उनके पास इतनी आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर लीजिए कि उनके कॉन्ट्रेक्चुअल रेट से बहुत अच्छी मिल जाए, तो आप तो एक बहुत अच्छे चेंज एजेंट है पूरे समाज के लिए। और कहा जाए तो फ्लेक्सिबिलिटी जो इतनी ज़्यादा अच्छी हो रही है इकनॉमी में, वो अब हर किसी की आर्थिक समृद्धि में ऊपर आनी चाहिए। और स्टार्टअप के लिए आपको तो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड एक्सीलेंस की अब ज़रूरत आ चुकी है, पर नवाचार का सिस्टम है तो बासी और मिलेट्स अभी तो बहुत अच्छा चला है। लोकल फूड्स में भी इतना बढ़ा हुआ है कि आप लोग में इतनी काबिलियत है कि आप लोग मल्टीनेशनल कंपनियों को भी इंडिया छोड़ने के लिए मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि आपके लोगों ने इतने ज़्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी मजबूती दिया है। और बायो अवेलेबिलिटी जो भी फूड की अभी है, जो मार्केट में निकल रही है केमिकल रिएक्टिव, उसको आप लोग ने बहुत अच्छा बढ़ावा दिया कि बायो अवेलेबिलिटी फ्रूट की बहुत अच्छी बना दिया जाए, जैविक को बढ़ावा दे दिए, तो वातावरण कहीं ना कहीं तो अच्छा परिवर्तन हो रहा है, जो कहीं ना कहीं तो भारत के लिए समृद्धता लाएगा। वैल्यू एडिटेड तो रहना चाहिए और वैल्यू सेंट्रिक तो रहना चाहिए, और लेकिन आप सभी यदि गांधीयन इकोनॉमी को वो सपोर्ट करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। 5 साल की सरकार आती जो गांधीयन इकोनॉमी सपोर्ट करती है, जैसे नरवा गरवा घूरवा बाड़ी थी, वो सपोर्ट की, कहीं ना कहीं वो सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दिए हैं। हमको भी अच्छा लगता है कि किसान समृद्ध होता है तो हमको भी खुशी होती है, क्योंकि वो समृद्ध होगा तब तो आपके रिसर्च और डेवलपमेंट तो आगे जाएंगे। और आप भी जब भी स्किल डेवलपमेंट के प्लान करते हैं या इनोवेटिव प्लान करते हैं तो हम तो एग्रीकल्चर बेस्ड ही करेंगे। ठीक, बढ़िया। तो
जो बात आप कह रहे हो उसमें कुछ चीज़ें हैं। आपने गांधी के ग्राम स्वराज की जो बातचीत है और उसके डेवलपमेंट की बात की, पर हम राजनीतिक इच्छा शक्ति में देखते हैं कि इस पूरे चुनाव में किसान मुद्दा नहीं रहा। किसान आंदोलन हुआ, किसान ने अपनी ताकत दिखाया, उसने तीनों बिल पास नहीं होने दिया। मतलब इस देश में बड़ा आंदोलन, जो अगर कोई आंदोलन हुआ जिसने लोगों को ताकत दी, जन आंदोलन जिसको बोलते हैं, जेपी के आंदोलन के बाद अन्ना का आंदोलन भी उस तरह से नहीं हुआ था। किसानों ने बहुत संघर्ष का आंदोलन किया और उन्होंने बहुत मजबूत सरकार को, जो सरकार ऐसा लगता था कि नहीं झुकेगी, उसको झुकाया और उन्होंने वो बिल वापस कराया। पर क्या वजह है कि इस पूरे चुनाव में जो किसान है वो केंद्र से गायब है? उसके बारे में किसी मंच से कोई बड़ा नेता बात नहीं कर रहा है। सब अलग अलग मुद्दे पे बात कर रहे हैं। ये हम लोगों को सबको सोचने की बात है। जिस गांधी के वैल्यूज की बात कर रहे हैं आप, वो गांधी को किस तरह से वर्तमान राजनीति में हाशिए पे ढकेला जा रहा है या इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी एक हम लोगों को जो इस पे सोचते हैं कि हम सोचते हैं कि एक समग्र विकास की जब बात करते हैं तो डेवलपमेंट होगा तो उसमें सबका होना चाहिए। हम मेहनत का इस दुनिया से जब अपना हिस्सा मांगेंगे, एक खेत नहीं, एक बाग नहीं, हम सारी दुनिया मांगेंगे, इस तरह की बात अब नहीं होती। और आप जिस तरह सोच रहे हैं, ये सोच अच्छा है कि अब कारपोरेट पूंजी इतनी आ रही है कि हम उसको अब सोचें कि वो गायब हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है ये मिश्रित मॉडल चले। पर बहरहाल मैं समापन के लिए फिर से जो है आपके गुरुदेव के पास चलता हूँ। उसल पाठक जी, मैं चाहूँगा कि आप अपना एक समापन कमेंट जरूर दें। मैं रायपुर में इतना हेट्रोजीनियस ग्रुप को सुन के बहुत अच्छा लगा। कुछ बडिंग स्टार्टअप्स हैं, कुछ मेंटोर्स भी हैं यहाँ पर, कुछ सिस्टम के बहुत इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर्स भी हैं, और इन सब के डाइवर्जेंट व्यूज़ को सुन करके बहुत सार्थक चर्चा हुई यहाँ पर। और मोटे तौर पर ये समझ में आया कि सब के सब स्टार्टअप्स, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर के बुलिश हैं। तो सबको ये समझ में आता है कि भारत के अंदर में जो निहित हमारी शक्ति है, खास करके युवा शक्ति है, जिनके माध्यम से हमारी सारी अपेक्षाएं और देश की पूरी संभावनाएं निहित हैं। क्योंकि बात चलती है हमारे देश में डेमोग्राफिक डिविडेंड की, 60% से ज़्यादा लोग 35 साल की उम्र के आसपास है, जो कि प्रोडक्टिव एज है, जो डायरेक्टली इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और एक बात जो अभी तक हम लोगों ने रियलाइज़ नहीं की है, वो हमारे वुमेन फोर्स का जो एंटरप्रेन्योरशिप पोटेंशियल है, उसको लेकर के हमारे देश में अनंत संभावनाएं हैं। अभी इसकी बातें हो रही हैं, बट इसको किस तरीके से मूर्त रूप दे करके अर्थव्यवस्था का इसका एक सक्रिय भाग बनाया जाए। मुझे बड़ी खुशी हुई कुछ व्यूज़ यहाँ पर सुन करके, जो विमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके बारे में बात करके, सुन करके, उनकी सक्सेस स्टोरी सुन करके, बहुत थोड़े समय पे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं किस तरीके से हो रहा है। और मैं जिस सिस्टम का पार्ट हूँ, हम भी एक हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर का संचालन करते हैं, जहाँ पर कृषि के क्षेत्र में नवाचार के माध्यम से हम उद्यमिता को प्रोत्साहित कर रहे हैं। तो वहाँ पर भी 25% विमेन फाउंडर्स हैं। और अभी कुछ लोग हमारे साथी बता रहे थे कि एलिजिबिलिटी या जो गवर्नमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं वो परकुलेट नहीं करते नीचे डाउन स्ट्रीम। तो कहीं ना कहीं हमको इनिशिएट लेना पड़ेगा, और ये ज़माना रिस्क लेने का है। इंडिया इज़ गोइंग थ्रू ए पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, एंड सो इज़ छत्तीसगढ़, बिकॉज छत्तीसगढ़ इज़ ऑल्सो ऑलमोस्ट लाइक अ माइक्रोकॉजम ऑफ व्हाट इंडिया इज़। एग्रीरियन इकॉनमी है, रूरल इकॉनमी, सब कुछ मोटे तौर पर वैसी स्थिति है। सबसे अच्छी बात है जो कि हमारा HR है यहाँ पे बहुत कॉम्पिटेंट है, उनको एक प्लेटफॉर्म देने की आवश्यकता है। उस प्लेटफॉर्म को देने के लिए बहुत चारों तरफ से काम किया जा रहा है। हमको भी थोड़ा इनिशिएटिव ले करके उस प्लेटफॉर्म को सीज़ करना है, थोड़ा सा रिस्क लेने की हमको जो एपिटाइट है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग जिस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, मैंने शुरू में कहा था कि जो हमारी कल्चरल मूविंग्स हैं, थोड़ा हम कंजर्वेटिव होते हैं, सेफ प्ले करते हैं, गवर्नमेंट जॉब की तरफ पहले देखते हैं या जॉब की सिक्योरिटी देखते हैं। थोड़ा दौर बदल चुका है। इंडिया इज़ चेंजिंग एंड चेंजिंग ड्रामेटिकली, मैं आपको बता रहा हूँ। और बी ए पार्ट ऑफ दैट चेंजिंग स्टोरी, क्योंकि आप अगर इसे छूते रह जाएंगे, पीछे रह जाएंगे इससे, तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी रुकने वाली नहीं है। तो इट इज़ बेटर टू जॉइन द रेवोल्यूशन। नंबर 1, माइंडसेट अपना चेंज करिए। माइंडसेट को डेफिनेटली चेंज करने की ज़रूरत है। अपने कंफर्ट स्पेस से बाहर आइए, उसमें कोई मज़ा नहीं है। चैलेंज करिए अपने आप को। ये सब आपको थोड़ी सी फिलोसॉफिकल लग सकती है, बट दीज आर द ट्रू वर्च्यूज दैट विल टेक यू फार एंड अप। को महिलाएं कुछ हमारे सोशल सेक्टर में काम करती है, त्रिपाठी जी बता रहे थे कि सोशल सेक्टर में काम करने की ज़रूरत है। एक स्टार्टअप जिसको मैंने इंक्यूबेट किया, वो भी इसी बैकग्राउंड से आई थी,
और जो पर्सनल हाइजीन की इशू के बारे में भी बात कर रहे थे, हमारी जो महिलाएं विमेन फोक हैं, दे गो थ्रू ऑल दिस हॉरिबल पर्सनल हाइजीन इश्यूज। और एट द सेम टाइम जो एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, जो एग्री वेस्ट है, पराली को जलाने का प्रॉब्लम है, नॉर्थ में बड़ा इशू हो जाता है, उसकी वजह से देयर आर लॉट ऑफ अदर एनवायरमेंटल सोशो इकोलॉजिकल इश्यूज। तो सचमुच में वेस्ट डिस्पोजल इन एग्रीकल्चर इज अ बिग इशू, एंड फॉर दैट मैटर वेस्ट डिस्पोजल इन ऑल अदर सेक्टर्स एज वेल। तो अब वो लेडी मेरे पास आई और शी वॉज जस्ट कंसर्न कि हाउ टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम। ऑन वन साइड की ह्यूमन हाइजीन का प्रॉब्लम है हमारे लेडीज़ लोग को, और दूसरा ये एग्री वेस्ट का क्या करें। तो हमको भी क्लिक किया आइडिया, और जैसे कि काम होता है इंक्यूबेशन सेंटर का, और हमने किया व्हाई कांट वी मैरी द टू। तो पैरा से सेल्यूलोज एक्सट्रैक्ट करवाया उससे, और अफोर्डेबल सैनिटरी नैपकिन बना दिया, 1 रुपये का 1 पीस। और आज इन्वेस्टर्स मेरे पास फ़ोन आते हैं, दे वांट टू पंप इन मनी इनटू हर प्रोजेक्ट। तो आप दोनों प्रॉब्लम विन विन सिचुएशन है, एक सोशल प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे हैं और एक इकोलॉजिकल प्रॉब्लम को भी एड्रेस कर रहे हैं। एट द सेम टाइम यू हैव डेवलप्ड अ गुड बिजनेस मॉडल, टेक्नोलॉजिकली साउंड है, अपने प्रोडक्ट पे काम करिए, प्रोडक्ट रिफाइनमेंट पे बहुत काम करिए, R&D पे काम करिए। कई लोग नहीं कर पाते हैं कि बहुत मेरा बैकग्राउंड अगर टेक में है तो एक ऐप बना करके मैं सोचता हूँ सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एग्रीकल्चर में ये बहुत हम देखने को आता है, क्यों? क्योंकि जो टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से आते हैं उनको डोमेन एक्सपर्टीज़ नहीं होती है। तो फाइंड अ गुड टीम, डेवलप अ गुड टीम। विदाउट गुड टीम यू कैनॉट फ्लरिश बियॉन्ड अ सर्टेन स्टेज। आपका अपना एक टेक्निकल एक्सपर्टीज हो सकता है, उस पर आप यू बिल्ड योर कोर अराउंड इट, बट यू गेट पीपल फ्रॉम अदर डोमेन्स एज वेल, एंड देन ऑलवेज हैव गुड मेंटर्स विद यू। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए। तो थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, हमने आज संतुलन के समीकरण में, या कहें कि बैलेंस इक्वेशन में जो बातचीत की, वो बातचीत थी कि हमारा जो स्टार्टअप है उसकी स्थिति क्या है। और हमने तमाम जो विशेषज्ञ वक्ता हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जिनके अपने अनुभव हैं, जो चाहे गांव से हों, शहर से हों, अलग अलग क्षेत्र के लोगों ने अपने अनुभव भी साझा किए, और क्या स्थिति ये अभी हम लोगों ने देखा। कुछ हमारे और भी जो लोग हैं, जो देश भर से लोग हैं, वो भी अपने विचार हमारे साथ साझा कर रहे हैं। नहीं, सरकार की ये एक अच्छी योजना है, खासकर युवाओं के लिए, और उन युवाओं के लिए जिनके मन में कुछ अलग चलता रहता है। स्टार्टअप का आशय ये है कि आपका ऐसा विचार जिसका जो धरातल पे आया ही नहीं है, और अगर धरातल पे आ जाए तो उससे आपके व्यापार में या कोई प्रोडक्ट में आसानी हो जाती है। तो सरकार ने उसे स्टार्टअप का नाम दिया है, और स्टार्टअप के अंदर अगर किसी युवा के मन में कोई विचार आता है और वो कोई प्लान करता है, तो उस एक कमेटी है उसके सामने वो जाता है, और अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है तो उसमें बहुत सारी सब्सिडी और बहुत सारे खर्चे सरकार स्वयं उठाती है और उस स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करती है। देखिए, जो स्टार्टअप योजना सरकार के द्वारा लागू करी गई है, तो उसमें 2 पहलू हैं उसके। एक तो फंडिंग का जो विचार है वो सरकार की तरफ से, दूसरा है प्राइवेट फंडिंग का। तो जो विचार था वो एक योजना के तहत जिन लोगों ने अपने स्वयं के काम शुरू किए, तो निश्चित तौर पे वो स्टार्टअप के रूप में एक यूनिकॉर्न्स जिसको हम कहते हैं, तो हम अभी 3rd लार्जेस्ट इकोसिस्टम बन चुके हैं स्टार्टअप का। लेकिन इसमें सरकार की जो हिस्सेदारी वाले जो यूनिकॉर्न्स हैं, जिनको हम कहें जो स्टार्टअप्स हैं, उनकी स्थिति नगण्य सी लगती है। कारण क्या है? एक तो उनका फंड बहुत छोटा है, उन्होंने 2500 करोड़ का फंड दिया है 1 साल के लिए, तो 10,000 करोड़ का टोटल फंड जो स्टार्टअप इंडिया के लिए दिया। दूसरा, इसकी जो प्रक्रिया है जिसके अंदर जो पेटेंट्स लेने पड़ते हैं, और फिर हमको जो इनोवेशन करके इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू जाना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वहाँ पे उसके बाद में जो फंडिंग, जो सरकार के थ्रू जो फंडिंग की जो हमें उम्मीद थी, वो फंडिंग कहीं ना कहीं कुछ लैक्यूना रहे हैं उसके अंदर, और वो नहीं पहुँच पा रही। लेकिन एज अ प्राइवेट के तौर पे हम देखें तो वो स्टार्टअप एज अ एक आइडिया के तौर पे एक बहुत अच्छी तरह से भारत के अंदर जो आप शहर मानते हैं, जैसे बेंगलुरु है, गुड़गांव है, और पूना वगैरह जो शहर हैं जो नए विकसित हुए, जो इंदौर वगैरह भी हैं, तो जो नए युवा हैं जो हैं वो अपने स्वतंत्र तौर पे जो क्राउड फंडिंग के थ्रू या प्राइवेट इक्विटी के थ्रू वो फंडिंग रेस करके उन्होंने निश्चित तौर पे अच्छा काम किया है। स्टार्टअप योजना का लाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि ज़्यादा से ज़्यादा नए बिजनेसमैन, नए तकनीक के साथ युवा उद्यमी इस योजना के साथ सरकार के साथ जुड़ें, जिससे कई लोगों को रोजगार मिले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में से। गवर्नमेंट की तरफ से इस योजना को बढ़ाने के लिए कई तरीके से प्रयास किए गए, जिसमें से एक पहला था कि कोई भी नया उद्योग ला रहा है वो गवर्नमेंट को सप्लाई करने के लिए पहले तो कोई भी होता है उसको प्रायर एक्सपीरियंस या टर्नओवर की ज़रूरत पड़ती है
कि आपका कितना टर्नओवर है पुराना, लेकिन स्टार्टअप में जो भी बिजनेस स्टार्ट करता है उसको इस तरह की रिक्वायरमेंट कोई नहीं रहती है कि उसको प्रायर एक्सपीरियंस और टर्नओवर की रिक्वायरमेंट हो। दूसरा, स्टार्टअप योजना को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से पहले 3 साल का टैक्स का बेनिफिट दिया गया है, जिसमें टैक्स एग्जम्पशन मिलता है। इसके लिए एक उन्होंने इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड, वहाँ से स्टार्टअप जो बिजनेस है उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है। अगर वो सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसको 3 साल तक इनकम टैक्स में एग्जम्पशन मिलता है। देखिए, जहाँ तक स्टार्टअप की बात है, सरकार के द्वारा प्रयास किया गया, लेकिन जब कोई व्यक्ति स्टार्टअप के लिए आता है तो उसके सबसे पहले उसके दिमाग में विचार आना चाहिए और उस विचार पे कार्य करें। जहाँ तक वही सरकार की योजना, तो उसको लाने का प्रयास किया गया, लेकिन धरातल पे उसका लाभ बहुत अधिक स्टार्टअप को नहीं मिल रहा। जैसा कि आप देखेंगे, ग्वालियर के अंदर जितने भी इंक्यूबेशन सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी के द्वारा भी इंक्यूबेशन सेंटर बनाया, लेकिन आज वहाँ जितनी प्रोग्रेस होनी चाहिए थी, जितनी उन्नति होनी चाहिए थी, वहाँ नहीं हुई। स्टार्टअप के लिए इंक्यूबेशन सेंटर का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। हमारे स्मार्ट सिटी ने इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट किया, अच्छा प्रयास किया, लेकिन शायद जितना लाभ शहर को और अंचल के युवाओं को उसका होना था उतना नहीं हो पाया। अन्य इंक्यूबेशन सेंटर भी काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर कॉलेज में इंक्यूबेशन सेंटर है, निश्चित ही बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन एक आवश्यकता है कि जो सरकार की योजनाएं बने जिससे कि स्टार्टअप को पूरा लाभ मिले। अगर वरिष्ठ नेतृत्व, वरिष्ठ अधिकारी अगर उस पर मॉनिटरिंग करेंगे और जब स्टार्टअप को प्रोत्साहन देंगे, जो सरकार की योजनाएं हैं उनका लाभ एक युवाओं को मिलेगा, तो निश्चित ही इसका लाभ आने वाले समय में ग्वालियर अंचल को मिलेगा। देखिए, 2016 में जब स्टार्टअप आया था तो स्टार्टअप की बेसिक जो नीड थी ना, वो ये थी कि कस्टमर की प्रॉब्लम को समझना और उनकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप लेकर आना। तो उसी क्रम में कई स्टार्टअप इंडिया में आए, करीब 86,213 जो है, अगर 2023 की हम रिपोर्ट देखें तो इतने स्टार्टअप आए और करीब 90% स्टार्टअप जो है उसमें बंद हो गए। उसकी होने की वजह ये थी कि स्टार्टअप जो इंडिया में जितने भी स्टार्टअप आए, या स्विगी ले लो, जोमेटो ले लो, या ब्लिंकिट ले लो, बहुत सारे आप देख रहे हैं, बायजूस ले लीजिए, उनके कंसेप्ट बहुत अच्छे थे, नो डाउट कंसेप्ट अच्छे थे। उन्हें स्टार्टिंग फेज में फंडिंग भी मिली, लेकिन उसके बाद वो स्टार्टअप फंड को जनरेट नहीं कर पाए। कई बार मैंने अपने आप से प्रश्न किया कि भारत में इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ पॉपुलेशन है, यहाँ पर इतनी राजनीति इतनी बड़ी है, इतना सब कुछ होते हुए ऐसा क्यों हो रहा है कि स्टार्टअप जो होते हैं वो प्रॉफिट में नहीं बन पा रहे। तो मैंने जब इसका एनालिसिस किया तो मुझे एक बात समझ में आई कि भारत में जो है ना, वो एक तो उनके अपने आइडियाज़ किसी को बताना और आइडियाज़ सामने वाला समझ पाए और उसमें फंडिंग दे दे, ये बहुत बड़ी बात है। यानी फंडिंग से सारे स्टार्टअप जूझे। दूसरी बात ये रही कि हमें उन्हें स्किल्ड वर्कर नहीं मिल पाए, टैलेंटेड एम्प्लॉय की उन्हें कमी रही। वास्तव में टैलेंटेड एम्प्लॉय अगर स्किल्ड वर्कर उस ऑर्गेनाइजेशन में होते तो वो स्टार्टअप दिन रात चौगुना तरक्की कर पाता। यदि भी ऐसा नहीं है, बहुत से स्टार्टअप 15% स्टार्टअप आप देखेंगे कि जो आज भी बहुत अच्छी ऊंचाइयों पे चल रहे हैं, सेमीकंडक्टर वगैरह आप देखेंगे काफ़ी ऊंचाइयों पे चले भी गए हैं। जैसे आज की तारीख में ईवी वाला एक स्टार्टअप आया था, ओला कंपनी का। उनके एक कंसेप्ट जब लेकर आए थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वाली व्हीकल लेकर आए। निश्चित है स्टार्टिंग उसकी प्राइजेस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज की तारीख में वो कम हो गए, लेकिन फिर भी वो स्टार्टअप बहुत अच्छा चल रहा है और चलेगा। तो हमारे भारत में जो मैं समझ पा रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा होना चाहिए था कि मान लीजिए कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अगर उसमें इनबिल्ट कर दी जाए एजुकेशन के साथ साथ, तो शायद हमें स्किल्ड वर्कर या टैलेंटेड एम्प्लॉय मिल पाएंगे और ऐसे स्टार्टअप कर पाएंगे। देखिए, सरकार ने भला ही बहुत सारी घोषणाएं की है, स्टार्टअप को बहुत सपोर्ट किया है, स्टार्टअप को उन्होंने तरह तरह की सुविधाएं दी, लेकिन क्या होता है, स्टार्टअप स्टार्टिंग में तो ग्रो कर देता है, लेकिन उस जब मिड में पहुंचता है तो पता लगता है कि वो वर्करों से, क्लाइंटों से, फाइनेंस से और यहाँ तक कि कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको वो फुलफिल नहीं कर पाता। इसलिए स्टार्टअप मुझे लग रहा है कि दिन ब दिन गिरता जा रहा है। करीब 90% अगर आप रेशो देखेंगे 2024 के आंकड़ों को, तो 90% स्टार्टअप जो है वो इंडिया के लगभग या तो बंद होने के कगार पे है या घाटे पर है। जैसे कि बायजूस है, करीब 5,400 करोड़ का घाटा उन्होंने बताया था। फ्लिपकार्ट हो गया हमारा, और स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, लगभग सभी कंपनियों ने अपने अपने घाटे को कहीं ना कहीं बताया। तो जो मेन फोकस हमें करना चाहिए स्टार्टअप को लेके, वो ये करना चाहिए कि हमें एक अच्छे टैलेंटेड एम्प्लॉय मिले, स्किल्ड एम्प्लॉय मिले, हमारा एजुकेशन सिस्टम बूस्ट करे और गवर्नमेंट फिर से इनको कहीं ना कहीं सीड कैपिटल या इंटरेस्ट फ्री लोन ऐसा प्रोवाइड करे, क्योंकि हमारे भारत में आइडिया की कमी नहीं है,
टैलेंटेड की कमी नहीं है। मैंने देखा है एक टालीगर कोई व्यक्ति चाय बनाने वाला, उसके पास भी एंटरप्रेन्योरशिप है, चाय को बड़ी स्टाइल से बनाता है। यानी हमारे भारत में कोई टैलेंट की कमी नहीं, कमी है तो अच्छे स्किल्ड की और साथ में फंडिंग की। तो मुझे लगता है कि जो स्टार्टअप है वो डे बाई डे गिर रहा है और सरकार को या हमारी मिनिस्ट्री को, फाइनेंस मिनिस्ट्री को इसमें सकारात्मक कदम उठाने चाहिए ताकि इसको बूस्ट मिल सके। मेरे हिसाब से अगर स्टार्टर जो इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं ना, तो 80% इंडस्ट्रियाँ चलने से पहले और चलने के कुछ 2 साल बाद बंद हो जाती हैं, क्योंकि जो इंडस्ट्री अभी हमारे देश में है उसके इतने रिस्क हैं, इतने इसमें जो है आपके जैसे विभाग आते हैं कि उन विभागों के हमारे लोग जो है परेशान होकर लास्ट तक वो जो है उसको बंद कर देते हैं। दूसरा क्या है कि इंडस्ट्री में देख रेख की बहुत ज़रूरत होती है। इसमें जो लेबर आती है, टेक्निकल लेबर बहुत परेशान करती है। टेक्निकल फोरमैन है या जो भी हैं वो तंग करते हैं मौके पे आने पे। ठेकेदार हैं, गर्मियों में जैसे अभी लेबर कम है तो प्रोडक्शन पिटेगा, खर्चे वही। मेरा अपना मानना है कि 80% उद्योग बंद हो जाते हैं, चाहे वो छोटे से बड़े होकर बंद हो, लेकिन होते बंद हैं क्योंकि वो घाटे में चलते हैं। बैंक लोन लेती थी, बैंक से लोन लेते रहते, बैंक से लोन लेते रहते, और एक टाइम आता है कि वो ब्याज नहीं चुका पाते, वो बंद हो जाते हैं। उद्योग जो चलते हैं उसमें अगर थोड़ा बहुत माइनस प्लस जैसे कि गलत तरीके से काम, टैक्स चोरी या ये जरूरी है, अगर ये नहीं होगा तो फिर तो और भी नहीं चल पाएंगे। वो होता है, इसमें टैक्स चोरी भी लोग करते ही हैं। तो अगर जो नहीं कर पाया, जो छोटा है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें बड़े उद्योगपति छोटे उद्योगपति को ख़त्म कर रहा है। जैसे किसी का प्रोडक्शन 10,000 टन महीने का उसी आइटम का, और उसमें जो दूसरा छोटा है जो स्टार्टअप में आएगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 500 टन 1,000 टन का शुरुआत करेगा, वैसे नहीं उस पर कुछ भी नहीं। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 2-4-6 महीने, साल 2 साल में वो उसको खा जाएगा, बड़ा उद्योग छोटे को खा जाएगा। आज वो यही हो रहा है जनरली। जैसे कि अब सरकार ने कहा था स्टार्टअप लगाओ, 40% आपको हम ये देंगे, मतलब सब्सिडी देंगे, बिजली में 1 रुपये यूनिट फ्री कम देंगे रेट। सब कुछ होने के बाद भी स्टार्टअप सक्सेस नहीं होते। एक तो क्या है, ज्ञान ना होना, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने कहा हम फैक्ट्री खोल रहे, चावल की खोल रहे हैं या दाल की खोल रहे हैं या लोहे की खोल रहे हैं, और आपको उसका एक्सपीरियंस नहीं है पूरी तरह से, तो उसमें फेल होना ही होना है, फिर कोई रोक ही नहीं सकता। देखिए, स्टार्टअप की जो सरकार की नीति है आज की डेट में, बहुत सारे हमारे जो युवा हैं जो आईआईटी से, आईआईएम से ग्रेजुएट होकर के निकल रहे हैं, वो लोग अपने स्टार्टअप्स में जाने की कोशिश कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले का ट्रेंड ये था कि वो सब अपनी कहीं ना कहीं नौकरी तलाश किया करते थे। तो एक जो बड़ा परिवर्तन स्टार्टअप की नीति की वजह से आया है वो ये है कि हमारे युवा जो पहले नौकरी में जाया करते थे, अब वो रोजगार देने वाले बन रहे हैं। एक नौकरी पेशा से एंटरप्रेन्योरशिप की ये जो जर्नी है, ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये बात निश्चित है कि जो भी स्टार्टअप, अगर मान लीजिए 100 स्टार्टअप तैयार होते हैं तो उसमें से 1 या 2 ऐसे होते हैं जो कि यूनिकॉर्न बन पाते हैं। लेकिन यूनिकॉर्न बनने का मतलब ये है कि जैकपॉट लगना, कि बहुत ज़्यादा सफलता मिल गई। लेकिन जो बाकी के 98 लोग हैं, ऐसा नहीं है कि वो विफल हो गए, वो कुछ ना कुछ अपना काम कर रहे हैं। कई बार एक बार में सफलता नहीं मिल पाती, 2 बार 3 बार में वो सफलता मिल पाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो व्यक्ति पहले खुद से रोजगार ढूंढने के लिए कहीं जाया करता था, जो किसी बड़ी कंपनी की तरफ देखा करता था कि कोई बड़ी कंपनी उसको ले ले और उसको नौकरी पर रख ले, अब वो एक व्यक्ति रोजगार देने के लिए अपना एक उद्यम स्टार्ट कर रहा है। और एक स्टार्टअप गिरी से गिरी हालत में 10 से 15 लोगों को तो रोजगार देता ही है। सफल है असफल है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा रिस्की फैक्टर ज़रूर है, लेकिन निश्चित रूप से भविष्य के लिए ये एक बहुत अच्छा रोड मैप है। निश्चित रूप से सरकार की जो नीतियां हैं उसमें परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है, समय के अनुसार उसमें सुधार किया जाना चाहिए। लेकिन स्टार्टअप को ओवरऑल ये माना जाएगा कि एक पॉजिटिव साइन है हमारे देश के लिए। तो ये आज के कार्यक्रम में आप मेरे साथ जुड़े, आप आए यहाँ। एशियन न्यूज़ आपका स्वागत करता है। आप एशियन न्यूज़ को देख सकते हैं टाटा प्ले पे 1165 पर, आप 24/7 देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, जियो पे देख सकते हैं। आप बहुत सारे OTT प्लेटफॉर्म पर एशियन न्यूज़ को देख सकते हैं। और एशियन न्यूज़ की वेबसाइट एशियन भारत पर भी इस जो कार्यक्रम होते हैं उसकी सारी क्लिपिंग होती है। यूट्यूब पर भी सारे लिंक होते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, नमस्कार।